हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। आज की क्लास में वैदिक काल यानी कि चैप्टर 1 देखेंगे। ठीक है, ये आपका भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास एवं इसकी चुनौतियां, जो कि पेपर 1 है छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए। आप सभी का 16 अगस्त को एग्जाम है। ठीक है, तो उस एग्जाम से पहले मैं आपका ये क्विक रिविजन करा दूंगी, पूरा इजी नोट्स जितना भी है, और समझा कर, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ रटाना है। ठीक है, आपको इसको समझा कर भी मैं कराने की कोशिश करूंगी, बट जितना हो सके इस वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर करें। ठीक है, सो चैप्टर 1 है आपका वैदिक काल। तो वैदिक काल की कुछ वीडियो मैंने पहले भी अपलोड कर रखी थी। आज की क्लास में हम इसके बेस पर कुछ एमसीक्यू करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, जो क्वेश्चन है आपका ये वैदिक काल से रिलेटेड है, ये पूरा का पूरा चैप्टर। तो वैदिक काल कब प्रारंभ हुआ, पहले आप ये समझ लीजिए। तो वैदिक काल जो है वो 1500 से 600 ईस्वी पूर्व तक इसका काल रहा है। ठीक है, इसको दो भागों में बांटा गया है वैदिक काल को, एक ऋग वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। जो ऋग वैदिक काल है उसका समय रहा है 1500 से 1000 तक। ठीक है, और जो उत्तर वैदिक काल रहा है उसका समय रहा 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक। तो अगर हम वैदिक काल का प्रारंभ माने तो वो क्या होता है, 1500 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ इसका माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई ऑप्शन सही नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर 1500 ईस्वी पूर्व से स्टार्ट किया इन्होंने, तो इसके आगे ये थोड़ा सा गलत हो गया है इनका। ठीक है, क्योंकि इसमें जो ईस्वी है वो घटती जाती है, वो सही इन्होंने क्रम नहीं दिया है, यहाँ पर कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दी है। तो 1500 से ये 600 ईस्वी पूर्व तक ये आप सही कर लेना। ठीक है, डी इसका राइट आंसर। प्राचीन भारतीय शिक्षा का आधार है, तो प्राचीन भारतीय शिक्षा का आधार क्या है? तो प्राचीन भारतीय शिक्षा का आधार क्या हुआ करता था? वेद हुआ करता था। लोग वेदों से ही पढ़ते थे। ठीक है, 4 तरह के वेद हुआ करते थे, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। उन्हीं वेदों से ही प्राचीन भारतीय शिक्षा थी। वैदिक काल में शिक्षा का प्रारंभ हुआ था। तो वैदिक काल में शिक्षा के प्रारंभ की बात करें तो वो हुआ था ऋग्वेद, इसीलिए ऋग्वेद को सबसे प्राचीन काल माना जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, वैदिक काल में शिक्षा एवं सामाजिक व्यवस्था पर आधिपत्य था। ठीक है, तो वैदिक काल में किसका आधिपत्य था शिक्षा और सामाजिक व्यवस्था पर? तो ब्राह्मणों का था, क्योंकि वैदिक काल में हर चीज क्या था, भगवान, इन सब चीजों से रिलेटेड था। तो ब्राह्मणों को प्रायिकता दी गई थी, तो ब्राह्मण यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वैदिक कालीन शिक्षा मुख्यतः आधारित थी किस पर? तो जो वैदिक कालीन शिक्षा है वो किस पर आधारित थी? ऋग्वेद पर आधारित थी। वेदों में शिक्षा शब्द का प्रयोग किस रूप में हुआ? ठीक है, तो वेदों में जो शिक्षा शब्द है इसका रूप कैसा था या किस रूप में हुआ था, या इसका अर्थ क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। विद्या, ज्ञान, बोध और विनय से, सीखने से, धारण करने से, स्वर वर्ण का उच्चारण करने से। तो वेदों में शिक्षा शब्द का अर्थ होता है विद्या, ज्ञान, बोध और विनय से। ठीक है, वैदिक काल में जीवन का मुख्य लक्ष्य था। तो वैदिक काल में जो जीवन का मुख्य लक्ष्य था वो था मोक्ष की प्राप्ति। ठीक, याद कर लेना, इसको रटने की जरूरत नहीं। वैदिक काल में क्या था कि मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए। वैदिक काल की शिक्षा कैसी थी? तो वैदिक काल की जो शिक्षा थी वो मौखिक हुआ करती थी, जैसे कि जो तपस्वी लोग होते थे वो ज्ञान दिया करते थे। तो यहाँ पर शिक्षा कैसी थी? मौखिक थी। तो ए राइट आंसर हो जाएगा। नंबर अब हम देखेंगे यहाँ पर 9। वैदिक युग से आज तक भारतीयों की शिक्षा की मुख्य अवधारणा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उचित मार्गदर्शन देने में रही है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? डॉक्टर अल्तेकर का। ठीक है, वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य क्या था? ज्ञान प्राप्त करना, ईश्वर भक्ति व धार्मिकता की भावना का विकास करना, उच्च पद की प्राप्ति या शासन करना। तो आपका राइट आंसर हो जाता है ईश्वर भक्ति व धार्मिकता की भावना का विकास करना। यह वैदिक काल की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। वैदिक काल में शिक्षा दी जाती थी, कहाँ पर दी जाती थी? तो जो वैदिक काल में शिक्षा दी जाती थी वो कहाँ पर होती थी? गुरुकुल में होती थी। शिक्षा को ज्ञान, प्रकाश और शक्ति का ऐसा स्रोत माना जाता था जो हमारी शारीरिक, मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों तथा क्षमताओं का उत्तरोत्तर और सामंजस्य विकास करके हमारे स्वभाव को परिवर्तित करती है और उत्कृष्ट बनाती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है किसका? डॉक्टर अल्तेकर का। ठीक है, वैदिक कालीन शिक्षा कितने रूपों में बटी थी? तो अगर हम बात करते हैं डिवाइड की कि वैदिक कालीन शिक्षा जो है वो कितने भागों में बटी थी, तो याद रखना 2 भागों में बटी थी। मैंने पहले ही आपको बता दिया, एक ऋग वैदिक काल और दूसरा जो था वो उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो वैदिक कालीन शिक्षा 2 भागों में बटी थी। विद्या आरंभ संस्कार कितने वर्ष में होता था? तो आप सभी को याद है कि जो वैदिक काल शिक्षा थी लगभग वो 5 वर्ष से शुरू हो जाती थी। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 5 to 6 वर्ष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। सद्गुण ही ज्ञान है, यह कथन किसका है? ठीक है, 15 का सी हो जाएगा। सुकरात ने कहा था कि सद्गुण ही ज्ञान है।
वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य था। तो वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य क्या था? तो अभी बार बार आप पढ़ते आ रहे हो कि वैदिक काल में शिक्षा का जो उद्देश्य था, ईश्वर भक्ति की भावना और धार्मिकता का विकास करना था, चारित्रिक विकास था, व्यक्तिगत विकास था। तो ये सभी राइट आंसर हो जाएंगे। विद्या आरंभ संस्कार संपन्न कराने का कार्य था। तो जो विद्या आरंभ जब 5वें वर्ष में हो जाते थे विद्या आरंभ करने, तो ये जो संस्कार करवाया जाता था ये कौन करवाता था? ठीक है, शिक्षक, पुरोहित, गुरु या माता पिता। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? पुरोहित। ठीक है, गुरुकुल में पुरोहित करवाते थे। गुरुकुल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो गुरुकुल, तो गुरु का क्या होता है? गुरुकुल। तो गुरु का मतलब होता है कि परिवार, है ना। कुल का मतलब क्या होता है? कहता है ना वो परिवार है। गुरु का मतलब गुरु का। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी गुरु का परिवार। गुरुकुल की स्थापना की जाती थी, कहाँ पर की जाती थी? शहर के समीप, घर के समीप, बस्तियों के समीप, सरोवर के निकट, वन में। तो आपको क्या लग रहा है इसका राइट आंसर? बी ना, सरोवर के निकट वन में ही गुरुकुल की स्थापना की जाती थी। शिक्षण कार्य के अलावा गुरु का कार्य क्या हुआ करता था? ठीक है, तो शिक्षण कार्य के अलावा गुरु का कार्य क्या होता था? उच्च शिक्षा पर चिंतन करना नहीं, भौतिक सिद्धांत का चिंतन नहीं, आध्यात्मिक सिद्धांत पर चिंतन। तो शिक्षण के अलावा गुरु का कार्य ये होता था कि कैसे आध्यात्मिक सिद्धांत पर चिंतन किया जाए, यानी आत्मा, परमात्मा, जो ये सब चीजें हैं इन पर ध्यान दिया जाए। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। गुरुकुल में किस वर्ग को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था? तो गुरुकुल में जो शूद्र थे और स्त्रियां थीं, इनको शिक्षा करने का अधिकार नहीं था। तो यहाँ पर शूद्र राइट आंसर हो जाएगा आपका। उच्च शिक्षा प्रारंभ करने से पूर्व कौन सा संस्कार होता था? तो जब भी उच्च शिक्षा प्रारंभ करने जाते थे तो उससे पहले होता था उपनयन संस्कार। उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो उपनयन का मतलब होता है गुरु के समीप ले जाना। तो 23वें का ए राइट आंसर हो जाएगा। गुरुकुल में शिक्षण सत्र होता था, तो कितने महीने का, कितने वर्ष का होता था, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 5 से 6 महीने की जो शिक्षा होती थी वो गुरुकुल में होती थी। जीवन पर्यंत विद्या अध्ययन की छूट किस वर्ग को थी? यानी कि पूरी जिंदगी पढ़ाई करना किस वर्ग को दिया गया था? ब्राह्मण वर्ग को दिया गया था। गुरुकुल में पाठ्यक्रम का आधार क्या था? तो लौकिकता और आध्यात्मिकता जो था ये गुरुकुल में पाठ्यक्रम का आधार था। इस तरीके से हमने चैप्टर 1 कर लिए। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में आपका आता है बौद्धकालीन शिक्षा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 2 बौद्धकालीन शिक्षा। अब हम देखते हैं बौद्ध काल में। पहला क्वेश्चन है बौद्ध काल का समय माना जाता है। ठीक है, बौद्ध काल का जो समय था वो याद रखना 600 से 1200 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, तो बी इसका राइट ऑप्शन हो जाता है। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म याद रखना 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और महात्मा गौतम बुद्ध का कार्यकाल कब माना जाता है? तो 563 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी, यानी 563 ईस्वी पूर्व से 483 ईस्वी पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध ने मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया था। किसको बताया था? ज्ञान प्राप्ति, अहिंसा, सदाचार एवं पवित्र जीवन को। अहिंसा, कर्मकांड और बाह्य आडंबर। तो बाह्य आडंबर को नहीं बताया था। तो ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ज्ञान प्राप्ति, अहिंसा, सदाचार और पवित्र जीवन को। ठीक है, बौद्धिक शिक्षा उचित रूप से विचार किए जाने पर प्राचीन हिंदू अथवा ब्राह्मणीय शिक्षा प्रणाली का केवल एक रूप है, यह कथन किसने कहा है? ठीक है, तो यह कथन किसने कहा है? डॉक्टर मुखर्जी का कथन है ये। ठीक है, बौद्ध शिक्षा पूर्णतः मठों से संबंधित थी और उन लोगों के लिए उद्दिष्ट था जो संघ में करते थे और प्रवेश का उद्देश्य भी रखते थे। यह कथन किसका है? तो यह कथन है किसका? डॉक्टर अल्तेकर का। ठीक है, तो याद रखना, कैसे याद रखोगे? बौद्धिक शिक्षा मठों से संबंधित थी। जो बौद्ध शिक्षा थी वो किससे थी? मठों से संबंधित थी, लोगों के लिए उद्दिष्ट थी, जो संघ करते थे और उसमें प्रवेश का उद्देश्य भी रखते थे। अल्तेकर, ठीक है, यानी कि एक तरीके से उसमें क्या करते थे? जाते थे। अल्तेकर मतलब क्या होते हैं? कहते हैं ना अल्टेकर, हर तरीके से देख रेख करना। ठीक है, उद्दिष्ट भी थे। ठीक है, प्रवेश के उद्देश्य भी रखते थे। तो अल्टेकर, इस तरीके से अल्तेकर याद रखना। मठों में किस धर्म की शिक्षा दी जाती थी? तो अभी हम क्या पढ़ते आ रहे हैं? तो मठों में किस धर्म की शिक्षा दी जाती थी? बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। बौद्ध धर्म में बल दिया गया, तो बौद्ध धर्म में किसको बल दिया जाता था? निर्वाण प्राप्ति पर बल दिया जाता था। महात्मा गौतम बुद्ध के अनुसार निर्वाण का अर्थ क्या होता है? तो महात्मा गौतम बुद्ध के अनुसार निर्वाण का अर्थ होता है इच्छाओं की समाप्ति, क्योंकि गौतम बुद्ध मानते थे जितना भी दुख है, दुखों का कारण क्या है? इच्छा है, और इच्छाओं को समाप्त करके ही हम दुखों को निवारित कर सकते हैं। तो निर्वाण का अर्थ क्या है यहाँ पर? इच्छाओं की समाप्ति से है। महात्मा गौतम बुद्ध
ने कितने आर्य सत्य बताए थे? तो महात्मा गौतम बुद्ध के कुल कितने आर्य सत्य थे? 4 आर्य सत्य थे गौतम बुद्ध के। ठीक है, उस 4 आर्य सत्य में ये था कि दुख है, ठीक है, दुखों का कारण क्या है? इच्छा है, इच्छाओं की समाप्ति की जा सकती है और दुखों से बचा जा सकता है। तो यही सब 4 आर्य सत्य थे गौतम बुद्ध के। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। ठीक है, बौद्ध शिक्षा प्रणाली पर नियंत्रण होता था। तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली पर नियंत्रण कैसे होता था? बौद्ध संघों का नियंत्रण करके। बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या हुआ करता था? बौद्ध धर्म का प्रचार करना, धर्म ग्रंथों का पठन ध्यान मनन करना, आध्यात्मिक एवं धार्मिक भावनाओं का विकास करना। उपरोक्त सभी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी जो बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था वो था कि बौद्ध धर्म का प्रसार भी किया जा सके, धर्म ग्रंथों को पढ़ाया भी जा सके, आध्यात्मिक और धार्मिक भावनाओं का विकास भी किया जा सके। तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों का कारण किसको माना है? तो अभी मैंने आपको बताया कि किसको माना है? इच्छा को माना है। ठीक है, यानी कि अज्ञानता को माना है। बौद्ध धर्म का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो बौद्ध धर्म का जो प्रमुख उद्देश्य था वो क्या था? निर्वाण को प्राप्ति करना। बौद्ध शिक्षा प्रणाली थी, कैसी प्रणाली थी? व्यक्ति प्रधान, धर्म प्रधान, समुदाय प्रधान या जाति प्रधान? तो जाति पाति का इनका कोई मतलब नहीं था, तो कैसी थी ये? समुदाय प्रधान थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? राजा धर्मपाल ने। देखो यहाँ पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो यहाँ पर शिला है तो किससे, यानी कि यहाँ पर कैसी शिक्षा दी जाती थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय कैसे याद रखना? जैसे राजाओं से संबंधित थी, है ना, तो राजा धर्मपाल ने करवाया था। बौद्ध धर्म काल में शिक्षा दी जाती थी, कैसे दी जाती थी? बौद्ध काल में शिक्षा मठों और बिहारों में दी जाती थी। उपसंपदा संस्कार होता था। जब आपने देखा वैदिक काल में उपनयन संस्कार होता था और उपसंपदा संस्कार कहाँ पर होता है? बौद्ध काल में होता है। कंफ्यूजन मत रखना, उपनयन वैदिक काल में, उपसंपदा बौद्ध काल में होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। बौद्ध काल में विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ होते थे जिन्हें कहा जाता था, उन्हें क्या कहा जाता था? उपाध्याय कहा जाता था, जो कि विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ होते थे, पढ़ाते थे। बौद्धकालीन शिक्षा कितने रूपों में व्यवस्थित थी? तो बौद्धकालीन शिक्षा की अगर हम बात करते हैं तो यह प्रारंभिक और उच्च शिक्षा 2 रूपों में व्यवस्थित थी। प्रारंभिक शिक्षा कितने वर्ष से प्रारंभ होती थी? यानी कि बौद्ध धर्म में जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो कितने वर्ष से प्रारंभ होती थी? 6 वर्ष से प्रारंभ होती थी। पब्बजा संस्कार कितने वर्ष की अवस्था में होता था? तो जो पब्बजा संस्कार है ये होता था 5 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी, तो प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर दी जाती थी? तो याद रखना, मठों में दी जाती थी। बौद्ध शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत बालक द्वारा बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि मंत्र का उच्चारण कब किया गया? तो राइट आंसर हो जाता है शिक्षा प्रारंभ करने के समय पर ही ये सभी तीनों मंत्र का उच्चारण, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, इसका उच्चारण किया जाता है जब शिक्षा प्रारंभ करने जाते हैं तब। पब्बजा संस्कार के बाद कितने आदेश दिए जाते थे? तो पब्बजा संस्कार के बाद कुल 10 आदेश दिए जाते थे। ठीक है, और प्रारंभिक शिक्षा में शिक्षा का माध्यम भाषा थी। तो प्रारंभिक शिक्षा की अगर बात करते हैं तो जो बौद्ध धर्म की थी वो पाली भाषा है। वैसे तो इनकी कुल 4 भाषाएं थी। ठीक है, पाली थी, ब्राह्मी लिपि थी, खरोष्टी थी, ठीक है, और ग्रीक थी। लेकिन प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम क्या था? पाली भाषा ही था। उच्च शिक्षा में अध्ययन की अवधि कितने वर्ष होती थी? तो 12 वर्ष की होती थी। उपसंपदा संस्कार के बाद क्या प्रारंभ होती थी? तो उपसंपदा संस्कार के बाद क्या होती थी? उच्च शिक्षा प्रारंभ होती थी। बौद्ध काल में मुख्य शिक्षा संस्था कौन था? तो बौद्ध काल में अगर हम मुख्य शिक्षा संस्था की बात करते थे तो वो क्या होता था? विहार होता था। बौद्ध काल में शिक्षा संस्थाएं थी, तो विहार, मठ, शास्त्रार्थ या इनमें से सभी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी, क्योंकि विहार भी था, मठ भी था, शास्त्रार्थ भी था, तो ये सभी आपका राइट आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से बौद्ध काल की समाप्ति होती है। अगर आपको डिटेल में इसके क्वेश्चन चाहिए हो या डिटेल में इसके टॉपिक चाहिए हो तो मैंने वीडियो में अपलोड कर रखा है, इसी प्लेलिस्ट में आप देखेंगे। ठीक है, तो बौद्ध काल की पूरी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है MCQ के साथ। ठीक है, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे इसी में ही। ठीक है, मध्यकाल। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्या मध्यकाल देखते हैं। मध्यकाल को मेडिवल पीरियड कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जिसमें आपको मुस्लिम, मोहम्मद गौरी, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तो वो होता है मध्यकाल का समय। तो क्वेश्चन 1 है यहाँ पर, मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद गौरी ने की थी। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने किसको हराया था? तो मोहम्मद गौरी ने किसको हराया था? पृथ्वीराज चौहान को हराया था 1192 ईस्वी में। सर्वप्रथम गुलाम वंश की स्थापना किसने की? देखो कुल कितने वंश थे, तो याद रखना इस तरीके से गुड़ खा, तू,
सैयद लोदी, ठीक है, क्या है, गुड़ खा तू सैयद लोदी, ठीक है, गुड़ खा तू सैयद लोदी, ये एक सीक्वेंस में है। सबसे पहले कौन सा है, गुड़ से गुलाम वंश हो जाएगा, खा से खिलजी वंश हो जाएगा, तू से तुगलक वंश हो जाएगा, सा से सैयद वंश हो जाएगा, लोदी से लोदी वंश हो जाएगा। तो ये 5 वंश हैं मुगल काल के, ठीक है, जिनको आपको याद रखना है इस सीक्वेंस से, गुड़ खा तू सैयद लोदी, ठीक है। और इनका शासन टाइम भी, इनका टाइम पीरियड भी आपको याद रखना है, ठीक है। जो गुलाम वंश है, तो गुलाम वंश की अगर हम बात करते हैं तो ये 1206 से 1290 ईस्वी में रहा है, ठीक है। तो मैं सबको एक सीक्वेंस में यहाँ से करा देती हूँ। जो गुलाम वंश है, तो गुलाम वंश सबसे पहला वंश था। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी, 1206 से 1290 ईस्वी में थी, ठीक है। खिलजी वंश की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो 1290 के बाद शुरू होगा कौन सा, खिलजी वंश। 1290 से 1320 क्या था, खिलजी वंश था, ठीक है। उसके बाद तुगलक वंश आता है, तो 1320 के बाद 1412 ईस्वी किसका था, तुगलक वंश का था। तुगलक के बाद सैयद आता है 1412 से, ठीक है। तो 1412 नहीं है, तो 1414 से 1451 किसका रहा है, सैयद वंश का रहा है। और लोदी वंश का आप देखेंगे तो 1451 से 1526, ठीक है। तो ये किसका रहा है, लोदी वंश रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इन 5 वंशों को आपको याद रखना है गुड़ खातू सैयद लोदी ट्रिक से, ठीक है। कब से शुरू हुआ, तो याद रखना 1206 से शुरू हुआ है, ठीक है। 1206 से शुरू होकर कहाँ खत्म हुआ है, ये 1526 में खत्म हुआ है, ठीक है। तो 1206 से शुरू होकर 1526 पर शुरू हुआ ये 5 वंश की स्थापना है, ठीक है। फिर आता है मुगल वंश। तो मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी, तो 1526 में जब लोदी वंश खत्म हुआ था, तब 1526 से 1757 के ईस्वी के बीच में कौन हुआ था, मुगल वंश की स्थापना हुई थी, ठीक है। याद हो जाएगा सारा। 1206 से स्टार्ट रखना है, 1206 से 1290, फिर 1290 से 1320, फिर 1320 से 1412, फिर 1414 से 1451, फिर 1451 से 1526, 1526 से 1757, ठीक है। तो ये सारे 6 के 6 वंश आपको याद रख लेने हैं। 9th नंबर क्वेश्चन है, मुस्लिम शिक्षा एक विदेशी प्रणाली थी जो भारत में प्रतिरूपित की गई और अपनी नई भूमि में विकसित हुई, जिसका ब्राह्मणीय शिक्षा से अल्प संबंध था। यह कथन किसने कहा है, ठीक है। तो यह कथन किसने कहा है, डॉक्टर के ने कहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 के बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला मुसलमान शासक कौन था। तो भारत का अगर पहला मुसलमान शासक आपसे पूछा जाए तो क्या था, मोहम्मद गौरी था, जिसने मुसलमान की सबसे पहले नींव रखी थी, स्थापना की थी। मोहम्मद गौरी जिसने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। किस युद्ध के बाद मुस्लिम शासन का श्री गणेश हुआ था, ठीक है, मतलब स्टार्ट हुआ था, है ना, किस युद्ध के बाद। तो याद रखना तराइन के युद्ध के बाद जो है वो मुस्लिम शासन का श्री गणेश हुआ था। नेक्स्ट आता है तराइन का युद्ध किस सन में हुआ था। तो याद रखना 1192 में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। और जब पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था तो उसके बाद मोहम्मद गौरी ने मुसलमान शासक या मुसलमान साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। तो याद रखना पहला मुसलमान शासक कौन था, मोहम्मद गौरी। किस युद्ध में इसका श्री गणेश हुआ था, तराइन के युद्ध में। तराइन का युद्ध किस सन में हुआ था, 1192 में। और तराइन के मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था। तो अभी मैं बार बार पढ़ते आ रही हूँ, किसका युद्ध हुआ था, तराइन का युद्ध हुआ था। भारतवर्ष में इस्लामी शासक कब तक रहा, ठीक है। तो कब तक रहा है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना ये 1192 के बाद क्या आता है, 1200। तो 1200 से 1700 ईस्वी तक जो है वो इस्लामी शासन का शासनकाल रहा है। मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य क्या था। मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य मुसलमानों में ज्ञान का प्रसार करना, इस्लाम धर्म का प्रचार करना, मुस्लिम संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार करना। तो ये सभी है, क्योंकि ये सभी शिक्षाएं तो दी जाएंगी ताकि मुस्लिमों को ज्ञान हो, उनके धर्म का प्रचार प्रसार हो। तो उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। मध्यकालीन भारतीय शिक्षा को किस रूप से जाना जाता है। तो मध्यकालीन भारतीय शिक्षा को मुस्लिम कालीन शिक्षा के नाम से जाना जाता है। मध्यकालीन शिक्षा दी जाती थी, कहाँ पर दी जाती थी, तो मकतब व मदरसों में दी जाती थी। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। मध्यकाल में प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी। तो मध्यकाल में अगर हम प्रारंभिक शिक्षा की बात करते हैं तो मकतबों में दी जाती थी, और जो सबसे बड़ी शिक्षा होती थी वो मदरसों में दी जाती थी। तो मकतबों में प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी। मध्यकालीन भारत में शिक्षा को संगठित एवं सहारा देने का कार्य किसका था। तो संगठित और सहारा देने का कार्य किस पर था, राज्यों पर था, ठीक है। उसके बाद 20वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मुस्लिम काल में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक उन्नति किस सम्राट के शासनकाल में हुई, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, किसके शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में मुस्लिम काल की शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक उन्नति हुई थी। मकतब किस भाषा का शब्द है। तो मकतब की बात करते हैं तो ये अरबी भाषा का शब्द है। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में मकतब में प्रवेश के समय
रस्म होती थी, तो जो रस्म होती थी उसको क्या कहते थे? बिस्मिल्लाह कहते थे, क्योंकि पबजा किसमें होती थी? तो पबजा होती थी बौद्ध धर्म में। 23वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रायः मस्जिद में जुड़ा हुआ मकतब प्राथमिक विद्यालय है जिसका मुख्य कार्य बालकों को कुरान के उन अंशों की शिक्षा देना था जिन्हें धार्मिक कार्यों और उनकी आस्थाओं को पूर्ण करने की दिशा में मन से जानने की अपेक्षा थी। यह कथन किसने कहा है? तो अल्तके तो सही होंगे नहीं, तो किसने कहा था? डॉक्टर के.ई. ने कहा था। ठीक है, के.ई. ने कहा था। क्या मस्जिद से जुड़ा हुआ मकतब क्या है? प्राथमिक विद्यालय है। इस तरीके से याद रखना। ठीक है, बिस्मिल्लाह का क्या अर्थ है? तो बिस्मिल्लाह का अर्थ यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर क्या होता है? प्रारंभ करना, क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा स्टार्ट होती थी कहाँ पर? मकतब में। और कौन सी शिक्षा कराई जाती थी? बिस्मिल्लाह। तो ये क्या होगा? प्रारंभ करना इसका अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं अब हम। बिस्मिल्लाह खानी संस्कार की विधि कब की जाती थी? ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जब बालक 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का हो जाता था तब बिस्मिल्लाह खानी संस्कार की विधि की जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन। माँ बाप के द्वारा बच्चों को दी जाने वाली सभी भेंटों में उदार शिक्षा की भेंट सर्वोत्तम है, यह कथन किसका है? तो यह कथन था मोहम्मद साहब का। ठीक है, यानी कि जो माँ बाप को शिक्षा दी जाए वो सभी भेंटों में उदार शिक्षा की भेंट सर्वोत्तम है, यह मोहम्मद साहब का था। दान में धन की अपेक्षा अपने बच्चों को देना कहीं अधिक अच्छा है। छात्रों के कलम की स्याही शहीदों के खून से भी अधिक पवित्र है, यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन कहा था किसने? मोहम्मद साहब ने। मकतबों में शिक्षण की विधि कैसी थी? तो मकतबों में कैसे शिक्षण दी जाती थी? तो मौखिक ही दी जाती थी। तो यहाँ पर भी आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। मदरसा शब्द किस भाषा से लिया गया है? ठीक है, तो मकतबा सर फारसी से लिया गया है और मदरसा शब्द भी कहाँ से लिया गया है? फारसी भाषा के दरस शब्द से लिया गया है। ठीक है, मदरसे उच्च शिक्षा के स्कूल थे। वे सामान्यतः मस्जिदों और दरगाहों से जुड़े थे। उनमें कुछ विश्वविद्यालय के स्तर के अनुरूप उन्नति कर गए थे। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? जफर का है। ठीक, अब क्वेश्चन देखते हैं 31। मदरसों में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी? ठीक है, तो मकतबों में प्रारंभिक और मदरसों में उच्च शिक्षा दी जाती, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरबी एवं फारसी भाषाओं का साहित्य एवं व्याकरण, तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र, कानून, ज्योति, गणित, इतिहास, भूगोल, यूनानी चिकित्सा और कृषि आदि शिक्षा किस शिक्षा के अंतर्गत आते थे? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये सभी जो हैं वो लौकिक शिक्षा के अंतर्गत आते थे। ठीक है, शिक्षकों का समाज में उच्च स्थान था और यद्यपि उनका वेतन अल्प था तथापि उनका सार्वजनिक सम्मान और विश्वास था। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका था? जफर का था, कि यानी पैसे उनको ज़्यादा तो नहीं मिलते थे लेकिन उनका स्थान सबसे ऊपर था, उन पर बहुत ज़्यादा ही विश्वास था। ये जफर का सिद्धांत था, या जफर ने यह कथन कही थी। 34वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तर्कशास्त्र एवं दर्शन शास्त्र के छात्र को अद्वितीय प्रतिभा प्रदर्शित करने पर कौन सी उपाधि से विभूषित किया जाता था? कौन सी उपाधि उनको दी जाती थी? तो राइट आंसर हो जाएगा फाजिल की उपाधि दी जाती थी। धर्मशास्त्र के छात्र को उपाधि दी जाती थी, तो धर्मशास्त्र के जो छात्र थे उनको आलिम उपाधि दी जाती थी। ठीक है, तर्कशास्त्र और दर्शन शास्त्र में फाजिल, ठीक है, कहते हैं फिजूल की तर्क मत करो, है ना, तो फाजिल याद रखना। तर्कशास्त्र दर्शन शास्त्र में क्या हो जाएगा? फाजिल। और धर्मशास्त्र के छात्र को क्या दी जाती थी? आलिम। ठीक है, नेक्स्ट आता है। निजी घरों में बालिकाओं को धार्मिक शिक्षा देने के लिए मकतब थे जहां अधिक आयु कि स्त्रियां उनको कुरान, गुलरतियाँ, बोस्ता एवं सदाचार की पुस्तकें पढ़ाती थी। यह कथन किसका है? यह कथन है यूसुफ हुसैन का। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्लास में हमने चैप्टर 3 तक कर लिया। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 यानी बौद्धकालीन और मध्यकालीन और वैदिक कालीन। ठीक है, इन तीनों के बारे में हमने पढ़ लिया है। कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 5, 6, 4, 5 और 6 के साथ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बट प्लीज़ जितना हो सके शेयर और लाइक जरूर करें।